हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने ऑप्शनल के लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एंशिएंट हिस्ट्री जो सेक्शन है, उसके लिए उपेंद्र सिंह की जो बुक है, प्राचीन भारत, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर से आपको अच्छी-अच्छी हिस्टोग्राफी मिल जाता है, अलग-अलग चीज़ों के ऊपर जो डिबेट्स है और ना केवल हिस्टोग्राफी, बल्कि एविडेंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। है ना? जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, उसके लिए एविडेंसेस देना बहुत ज़रूरी होता है हिस्ट्री के आंसर्स में। तो यहाँ पे आपको एविडेंसेस बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा आपको फैक्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं, है ना? हिस्टोरियंस का नाम वगैरह जो है बहुत अच्छे से कवर है और ये बुक लेटेस्ट है काफ़ी और काफ़ी अनुसंधान से किया गया है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत उपयोगी है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का इश्यू था कि सर किताब बहुत बल्की है, प्लस में हम छाँट ही नहीं पा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि उपेंद्र सिंह की बुक में हाइलाइट किया हुआ मैंने हाइलाइट किया है जो-जो इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस का नाम, इम्पोर्टेंट हिस्टोग्राफी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज़ वगैरह है सारा कुछ, वो हाइलाइट किया हुआ है। उन्हीं को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, जहाँ पे भी नीड होगी, वो बताते हुए हम कवर करेंगे। है ना? हम चैप्टर वाइज़ चलेंगे, तो आज जो है पहला चैप्टर करेंगे जो बड़े चैप्टर्स होंगे उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सीरीज़ और आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो आज जो है पहला चैप्टर करेंगे, वो है प्रारंभिक भारतीय अतीत की अवधारणाएँ। बेसिकली ये पहला चैप्टर नहीं है, ये प्रस्तुतिकरण में ही है प्रारंभिक भारतीय अतीत की अवधारणाएँ। इसमें हम ये पार्ट नहीं करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू-आकृतिक विभाजन। ये बेसिकली भूगोल के बारे में ही है, भारत के भूगोल के विभाजन के बारे में। ये आप खुद भी पढ़ेंगे तो ईज़िली समझ जाएँगे। हम करेंगे भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा, दूसरा प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएँ और तीसरा नवीन इतिहास लेखन या फिर अलिखित इतिहास। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं और सीधा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा। तो सबसे पहली बात कि जो हिस्ट्री है, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, वो ग्रीक शब्द से आया है, हिस्टोरिया से, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा है जो अतीत के लोगों के अनुभवों का अनुसंधान करती है। अब देखिए ये बहुत जगह पे आप यूज़ करेंगे, है ना? जहाँ पे आप देखेंगे इतिहास का उपयोग कहीं अन्य जगहों पे किया जा रहा है, भटक रहा है वो, तो आप इसको इस आर्गुमेंट्स को यूज़ करिए कि इतिहास अनिवार्य रूप से एक ऐसी विधा है जो अतीत के लोगों के अनुभवों का अनुसंधान करती है, तो इतिहास को इसके ऊपर टिके रहना चाहिए थोड़ा, ठीक है? अब हम आगे आते हैं कि बहुत समय तक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को क्रमशः हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में बाँटा है ना? बहुत समय तक जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने और इवन नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियन थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार, उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में बाँटा, किंतु ये काल विभाजन जो है त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है? पहला है कि क्या शासक वर्ग की धार्मिक आस्था ऐतिहासिक कालों के निर्धारण का सबसे अच्छा आधार है? तो क्या केवल शासक वर्ग जो है उन्हीं की धार्मिक आस्था मायने रखती है? जो वहाँ के जनता रह रहे थे, नागरिक रह रहे थे, प्रजा रह रहे थे, उनका कुछ भी मतलब नहीं है। तो पहला तो इस आधार पे खंडन हो जाता है। दूसरा कि प्राचीन भारत के संदर्भ में हम कब से हिंदू काल का प्रारंभ मान सकते हैं? क्योंकि हिंदू जो शब्द है वही बाद में प्रयोग हुआ और जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या हम उसको हिंदू काल में मानेंगे? है ना? जबकि ऐसा कोई हिंदू संस्कृति का पूरा पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। तीसरा कि प्राचीन भारत के उन शासकों के काल का किस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने बौद्ध अथवा जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अब देखिए अशोका एक मेजर रूलर, उसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल, उसने जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अब क्या उनको भी हिंदू की कैटेगरी में रखेंगे हम? तो ये तीसरा आर्गुमेंट्स है। चौथा कि क्या मुस्लिम शासकों के आगमन से भारतीय समाज के अस्तित्व में कोई अभूतपूर्व परिवर्तन आया? जैसे कि जो सल्तनत काल में मुस्लिम शासक आए, तो क्या भारतीय समाज बिल्कुल बदल गया था? क्या हम उसको मुस्लिम काल मानेंगे? है ना? केवल शासक ही तो बदला था, भारतीय समाज जो है मूलतः वही रही और विशेषकर तब जब तक कि मुगल काल के शीर्ष बिंदु को छोड़ करके कभी भी मुस्लिम जो शासक है उपमहाद्वीप के पूरे भाग पर शासन स्थापित नहीं कर कर पाए थे। है ना? तो इन कारकों से जो है ये कालक्रम जो है खंडित हो जाता है। इन्हीं कारणों से अधिकांश इतिहासकारों ने अब भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बाँटने की अपेक्षा प्राचीन पूर्व मध्यकालीन, है ना? प्राचीन, पूर्व मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के निरपेक्ष विभाजन को प्राथमिकता देते हैं। तो प्राचीन काल में बाँटते हैं, फिर वो पूर्व मध्य काल में बाँटते हैं, फिर मध्यकाल में बाँटते हैं और आधुनिक काल में, है ना? तो जो प्रारंभ से लेकर के छठी शताब्दी का है, वो प्राचीन काल आता है। छठी शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का जो काल है, वो पूर्व मध्यकालीन आता है। 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का जो काल है, वो मध्यकालीन आता है और 18वीं शताब्दी तक वर्तमान तक का जो काल है, वो आधुनिक काल के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष एक तरीके से काल विभाजन है
और प्रक्रियाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। वर्तमान में ऐसी शब्दावली का किया जाने वाला उपयोग इतिहास को धर्म आधारित लेबल से कहीं दूर जाकर हटाकर महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे ये जो काल विभाजन है, वो धर्म के बजाय जो है यहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है, वो मुख्य केंद्र में आ जाते हैं। ठीक है। अब है मानव सभ्यता के अतीत के प्रारंभिक हिस्से या प्राचीन काल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। अब जो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक हिस्सा है, प्राचीन काल है, उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक है प्राग इतिहास और दूसरा है इतिहास। प्राग इतिहास किसे कहते हैं? तो जहाँ पे लेखन कला का उद्भव नहीं हुआ था, है ना? जहाँ पे लेखन कला का उद्भव नहीं हुआ था, लेखन कला के आविष्कार के पहले की एक लंबी अवधि जो है प्राग इतिहास कहलाती है। और जब लेखन कला का उद्भव हो गया, जब साक्षर समाज हो गया, तो उसे जो है ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्राग इतिहास और इतिहास, तो ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। जो ज्यादातर अतीत का हिस्सा है वो प्राग ऐतिहासिक है। नवपाषाण, पुरापाषाण, ये सब इतने लंबे पीरियड रहे हैं कि वो अभी जो वर्तमान हम पीरियड देखते हैं, साक्षर पीरियड, वो बहुत कम है। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा पीरियड है जहाँ पे लेखन तो हुआ, है ना? लेखन तो हुआ, लेकिन उस लिपि को जो है पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा के संदर्भ में। ठीक है। मानव सभ्यता में भाषा का प्रयोग लिपि के विकास के बहुत पहले, मतलब लिपि जो है बाद में आई, भाषा जो है सबसे पहले आई, मतलब बोलना जो है लोग पहले शुरू कर चुके थे, लिखना बाद में शुरू हुआ, यही बात है। सबसे प्राचीन जो लिपि का प्रमाण मिलता है वो मेसोपोटामिया से मिलता है। यूनिफॉर्म लिपि था, कब मिला? 3400 ईसा पूर्व में। और अब जो हड़प्पा में लिपि मिलती है वो 2600 ईसा पूर्व में मिलती है। लेकिन कुछ विद्वान जो है इसे और पीछे लेके जाते हैं। वो मानते हैं कि इसके पहले भी लिपि विद्यमान थी, लेकिन वो नस्वर माध्यम पे लिखा गया, जैसे लकड़ी वगैरह पे लिखा गया, इसीलिए जो है उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो मुख्यतः किसके ऊपर मिली है हमें? तो गीली मिट्टी के बने टैबलेट्स पे मिले हैं। जबकि जो मिस्रवासी थे उनके लिपि कहाँ पे मिले हैं? तो सरकंडे से बने पेपिरस पत्रों पे मिले हैं। और हड़प्पा वासियों की लिपि के प्रमाण सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? तो मुहर पे और मुहर बंदों पे, सील वगैरह पे। ठीक है। फिर है कि वस्तुतः लेखन कला के विकास ने मानवीय अभिव्यक्ति और संवाद की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात किया। तो लेखन कला के विकास से जो है मानवीय अभिव्यक्ति और संवाद का एक नया युग का सूत्रपात हुआ। क्यों? क्योंकि विचार एवं ज्ञान के संग्रह एवं हस्तांतरण की असीम संभावनाएं उत्पन्न होगी। पहले जो है याद कर करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता था, लेकिन अब लिखे जाने से विचार का, ज्ञान का संग्रह जो है बहुत दूर दूर तक होने लग गया, है ना? बहुत पीढ़ियों तक होने लग गया। और शासक वर्ग ने जो है लेखन का उपयोग अपनी शक्ति के विस्तार के लिए किया। जैसे अशोका का अभिलेख देखिए, वो शक्ति विस्तार का ही एक माध्यम है। साम्राज्य के अलग अलग भागों में अभिलेख लगाए गए, है ना, सत्ता का दावेदारी ठोकने के लिए। व्यवसायी वर्ग ने जो है व्यापारिक आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया। पुरोहित वर्ग ने किस लिए किया? तो अपने धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण के लिए किया। और रचनाकारों ने किस लिए किया इसका उपयोग लेखन का? तो रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए किया। तो सबका उद्देश्य अलग अलग था। ठीक है। फिर है अगला तर्क कि लेखन कला का विकास जो है नगरों और राज्यों के उद्भव और विकास से अन्योन्याश्रय रूप से जुड़ा है। जैसे कि हड़प्पा का विकास, हड़प्पा शहरों का विकास, वो लेखन की कला से जुड़ा हुआ है। शहरी सभ्यता जो है साक्षरता से जुड़ी हुई है। तो ये सब आर्गुमेंट्स आपको यूज करने का मौका मिलेगा, आप अभी समझिए इन चीजों को, है ना? फिर है इतिहासकारों के लिए लेखन की शुरुआत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि लिखित प्रमाण इतिहास में निश्चित रूप से अधिक मान्यता प्राप्त है। तो जो मतलब वैदिक जो साहित्य है उनका देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरातत्व के बिना भी हम इतना कुछ जानते हैं, तो इतिहासकारों के लिए जो है वो लेखन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो इजी भी रहता है उनके लिए, अध्ययन करना और लिखना उसके लिए। फिर भी लिखित इतिहास मानव के एक अल्प अवधि का ही इतिहास प्रस्तुत करता है। वही बात कि लिखित जो इतिहास का साक्ष्य मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? 600 ईसा पूर्व के आसपास। और उसके भी आप पीछे जाएंगे तो वैदिक काल का, है ना, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन उसके पहले का इतिहास, इतना लंबा इतिहास रहा है, वो तो हम पुरातत्व के थ्रू ही जानते हैं ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लिखित स्रोत के साथ साथ पुरातात्विक स्रोत का इतिहास में अपना एक स्थान है। ठीक है। हड़प्पावासी साक्षर थे, किंतु उनकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इतिहासकार हड़प्पा के संबंध में अध्ययन के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कि प्रोटो हिस्ट्री इसीलिए जो हड़प्पा का कहा जाता है। और ये एक हमारा लिपि के संदर्भ में रहस्य है। दूसरा रहस्य है कि 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद का उपयोग नश्वर माध्यमों पर करते रहे हो। किंतु बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता तक तो हमें लिपि का ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें लिपि का प्रमाण नहीं मिलता है। ये लिपि का प्रमाण फिर मिलता है हमें 400 ईसा पूर्व के आसपास में, है ना। तो इतना लंबा पीरियड में क्या लिपि फिर नहीं रहा? क्या भूल गए वहाँ के सारे लोग? तो एक आर्गुमेंट्स मिलता है कि शायद वो प्रयोग कर रहे होंगे लिपि, लेकिन चूंकि वो नस्वर माध्यम पे कर रहे होंगे, लकड़ी वगैरह पे कर रहे होंगे, इसीलिए जो है उसका प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा लिपि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी प्राचीनतम लिपि है, किंतु जो सबसे पुरानी पढ़ी जाने वाली लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि।
है ना? किसने पढ़ी थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के संदर्भ में पूर्व इतिहास और इतिहास के बीच की सीमा रेखा खींचना कठिन है। इसलिए आदि इतिहास वही बात है कि हम जो है पढ़ नहीं पाए हड़प्पा लिपि, लेकिन लिपि है हमारे पास विद्यमान, इसीलिए जो है उसे प्रोटो हिस्ट्री में कैटेगराइज़ करते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इसका प्रयोग हड़प्पा वासियों के लिए किया गया, जो साक्षर संस्कृति तो थी, किंतु उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। तो वही रिपीट हो रहा है। इस शताब्दी को लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच वैदिक संस्कृति के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए जो प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड है, वो केवल ना हड़प्पा के संदर्भ में ही नहीं, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में भी किया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी साहित्य जो है, उसकी भौतिक परंपरा तो संरक्षित रह गई, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। है ना? यहाँ पे कोई भी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। ये तो याद करते-करते गए, श्रुति लिटरेचर का पार्ट बना, बाद में जाकर के लिखा गया। इसीलिए जो है इसे भी प्रोटो हिस्ट्री के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। है ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको अगर भाषाई का ज्ञान था, तो लिपि का भी ज्ञान होगा, लेकिन लिपि का जो है वो हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है इसको भी प्रोटो हिस्ट्री का अंतर रखा गया है, मतलब बिल्कुल एकदम इतिहास की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। क्योंकि डायरेक्ट जो है उस काल का हमें लिखित एविडेंस नहीं मिलता है। और पुरातत्व में जो है प्रोटो हिस्ट्री और किसके लिए उपयोग होता है? तो ये नवपाषाण और ताम्रपाषाण पीरियड के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है? अब आते हैं कि उपमहाद्वीप के विशाल भौगोलिक संदर्भ में स्वाभाविक रूप से लिपि की शुरुआत में समरूपता नहीं रही है। ठीक है? तो इसमें यही कह रहा है कि जो लिपि की शुरुआत है, उसमें समरूपता नहीं रही है, क्योंकि भारत जो है बहुत विशाल था। है ना? फिर यही कह रहे हैं कि साक्षर हड़प्पा वासियों के काल की बहुत सी संस्कृतियाँ साक्षर नहीं थी। हड़प्पा वासियों के समकक्ष जो और भी दूसरी संस्कृतियाँ थी, वहाँ पे जो है वो साक्षरता नहीं मिलता है। हड़प्पा वासी जो है उनके साक्षरता के रिगार्डिंग साक्ष्य मिलता है। फिर है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के अनुराधापुर से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी के अभिलेख मिलते हैं। तो ये इतनी बात है। अब हम देखते हैं प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएँ। कैसे व्याख्या जो है भारतीय अतीत को लेकर के बदलती रही है। तो उपेंद्र सिंह लिखती है कि इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराओं को अत्यंत सरलीकृत रूप में देखने की परिपाटी बन गई है। जैसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन, तो हम मानते हैं कि ये वामपंथी जो है वो किस वर्ग विभाजन की दृष्टि से लिखेंगे, है ना? वर्ग विभाजन की दृष्टि से लिखेंगे, जो साम्यवादी पर्सपेक्टिव है, उसके पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। लेकिन उपेंद्र सिंह कहती है कि ऐसा नहीं है। मार्क्सवादी लेखन के अंदर ही आपको अलग-अलग धाराएँ मिल जाएँगी और परस्पर विरोधाभासी धाराएँ भी मिल जाएँगी। तो वही कह रही हैं वो कि इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराओं को अत्यंत सरलीकृत रूप से देखने की परिपाटी बन गई है। जबकि इतिहास लेखन की सभी विधाएँ एक जटिल चित्र प्रस्तुत करती है। जबकि इतिहास लेखन की सभी विधाएँ जो एक जटिल है। किसी एक ही प्रकार की इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत बहुत सी विविधताएँ देखी जा सकती है। वही मैं बता रहा हूँ कि मार्क्सवाद के अंदर ही बहुत सारे आपको विविधताएँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें कुछ में तो परस्पर विरोधाभास भी होगा, है ना? फिर भी वो सह-अस्तित्व रखता है। तो सबसे पहले जो इतिहास लेखन शुरू होता है भारत के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में, वो होता है यूरोपियंस के द्वारा। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों का वर्चस्व रहता है। इन्हें हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं या प्राच्यवादी कहते हैं, इन्हें इंडोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जबकि जो इंडोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो अपने आप को एंटीक्वेरियन कहलाना पसंद करते थे। ये कौन लोग थे? तो ये अधिकांश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इन्होंने जो है 1789 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी, है ना? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी और भारतीय अतीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत जो है योगदान दिया। इनका योगदान क्या-क्या रहा? तो इन्होंने जो प्राचीन भारतीय पाठ है, उसका संग्रह किया, संपादन किया और अनुवाद किया। एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये हो गया। दूसरा, ये सूचनाओं के लिए, है ना? सूचनाओं के लिए जो है, ये देशी सूचनादाताओं पे निर्भर थे। देशी सूचनादाता कौन थे? तो मुख्यतः ब्राह्मण थे, जिनको संस्कृत ज्ञान के ऊपर पकड़ थी। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये देशी सूचनादाताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिखा। तो ये एक इनकी लिमिटेशंस है ना? फिर जो है और क्या योगदान रहा इनका? तो इन्होंने पुरातत्व का अध्ययन किया, सिक्कों का अध्ययन किया, अभिलेखों का अध्ययन किया, है ना? कला स्थापत्य का भी अध्ययन किया। अशोक का जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है, उसको पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। ये इंडोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। प्राचीन सिक्कों के विश्लेषण से जो है राजनीतिक इतिहास को गढ़ने में बहुत सहायता मिली। ये इंडोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। भू सर्वेक्षण विभाग के जो ऑफिसर्स थे, है ना? उन्होंने पत्थर के औजारों की खोज रखी और भारतीय पूर्व इतिहास की नींव रखी, है ना? प्राक इतिहास जिसे हम कह रहे हैं, उसकी नींव रखी और 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। तो ये सब जो है वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो इनके कंट्रीब्यूशंस हैं, वो औपनिवेशिक उद्देश्यों से जुड़े हुए थे। इन्होंने जो इनके लेखन में और क्या-क्या खामियाँ थी, तो जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, उसके ब्राह्मणवादी स्वरूप को अधिक महत्व दिया गया। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं एवं परंपराओं को पश्चिमवादी दृष्टिकोण से आंका गया।
मतलब जो हमारी सामाजिक प्रथाएँ हैं, धार्मिक संस्थाएँ हैं, परंपराएँ हैं, उसको पश्चिमवादी दृष्टिकोण से देखा गया। अगर उन प्रगतिशील नहीं ठहर रही है पश्चिमवादी दृष्टिकोण से, तो उसको कम आँका गया, निचला आँका गया, ठीक है? भारतीय समाज को एक गतिहीन कहा गया कि भारतीय समाज जो है गतिहीन है, रुका हुआ है, ये विकास कर ही नहीं रहा है, जड़ समाज है। फिर यहाँ कहा गया कि यहाँ की जो राजनीति है वो निरंकुशतावाद है। ये निरंकुशतावाद इसलिए कह रहे थे ताकि अपने शासन को उचित ठहरा सके, है ना? यहाँ की शासन जो है निरंकुशतावाद है। या फिर उन्होंने क्या किया कि जो नस्ल है, धर्म है, जातिगत संस्थाएँ, उसको एक-दूसरे से मिला दिया। उनको नस्ल, धर्म और जातिगत संस्थाओं में अंतर समझ में नहीं आया, जबकि जाति जो है वो सब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक विशिष्ट फीचर है। फिर भारतीय जो प्राचीन भारत है उसके ऊपर विदेशी जो प्रभाव है उसको आवश्यकता से अधिक दर्शाया गया, है ना? उन्होंने बोला कि भारत पर जो प्रभाव है विदेशी प्रभाव काफ़ी अधिक है। जैसे कि अशोका के जो अभिलेख वगैरह हैं उसके ऊपर विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा बताया गया। जब भारतीय अतीत के अध्ययन के लिए हिंदू, मुस्लिम ठीक है, और इन्होंने जो है भारतीय अतीत के लिए हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल की संज्ञा दी। अब क्या डेवलपमेंट होता है तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भारतीय विद्वान हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, राष्ट्रीय आंदोलन की जो उपज हिस्टोरियंस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आता है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? तो पाठ्यात्मक, अभिलेखीय तथा पुरातात्विक साक्ष्यों को जोड़ करके पढ़ा। पाठ्यात्मक, अभिलेखीय तथा पुरातात्विक साक्ष्यों को जोड़ करके पढ़ा ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री निकल कर के आए। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा? तो राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना करी, है ना? राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना करी और इन्होंने जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन किया। दक्षिण भारतीय इतिहास को जो है भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में लाया। जो नीलकंठ शास्त्री वगैरह हैं, वो राष्ट्रवादी हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने चोला का अध्ययन किया था इसी समय पे। इन इतिहासकारों ने भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास के स्थानीय जड़ों को मजबूती से सिद्ध करने का प्रयास किया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस कह रहे थे कि भारत का जो सांस्कृतिक विकास है वो इम्पोर्टेड है। इन्होंने कहा कि नहीं, स्थानीय जड़ें हैं भारतीय सांस्कृतिक विकास का। फिर उन्हें जो है स्वर्ण युग की तलाश की। वैदिक काल और गुप्त काल जो है उनको स्वर्ण युग के जैसा लगा नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को। इन्होंने भारत के प्राचीन गणतंत्रों और जनतांत्रिक शासन प्रणालियों के अध्ययन के द्वारा प्राच्यवादी की उन मान्यताओं का, बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो भारत की गणसंघ है उसका अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में हमेशा निरंकुशवादी शासन नहीं है, यहाँ पे गणतंत्र की भी परंपरा रही है। हालांकि इनके लिमिटेशंस ये भी रहे कि उन्होंने जो है हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में जो है भारतीय काल को बांटा, है ना? और इन्होंने जो है हिंदू काल को गरिमामंडित किया और मुस्लिम तथा ब्रिटिश जो काल है उसको जो है अभिशाप एवं त्रसदी के रूप में देखा। 1950 के दशक में जो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उदय होता है और इनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा भारतीय इतिहास के लेखन में। क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो इन्होंने जो है भारतीय इतिहास को घटनाओं पर केंद्रित नहीं रखा। इन्होंने जो है सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, वर्ग विभाजन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, कृषि संबंधों की चर्चा करी ज़्यादा, है ना? तो शोषण को इन्होंने उजागर किया। ठीक है? दबे कुचले समुदाय जो है उनका इतिहास को इन्होंने सामने रखा। लेकिन इनके लिमिटेशंस भी रहे। क्या लिमिटेशन रहा? तो पाठ्यात्मक जो स्रोत है उसका सतही विश्लेषण किया गया, बहुत गहरा विश्लेषण नहीं किया गया। उनके तिथि निर्धारण तथा संदर्भों को गौण कर दिया गया। मतलब किस संदर्भ में वो ग्रंथ लिखा गया है, उसकी तिथि क्या है, उस संदर्भ को गौण कर दिया गया। तो ये एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री निकल कर के आई। पुरातात्विक स्रोतों का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन जो पाठ्यात्मक स्रोत मेन था वही विश्लेषण के केंद्र में रहा और पाठ्यात्मक स्रोतों का ही बस पुष्टि करने के लिए पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग किया गया। अलग से पुरातात्विक स्रोतों का स्वतंत्र इतिहास के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। सामाजिक संरचना में जो है जाति और लिंग भेद की अपेक्षा वर्ग विभाजन पे ज़्यादा जोर दिया गया। जाति और लिंग भेद को उन्होंने छोड़ दिया। धर्म और संस्कृति जो है गौण हो गए, है ना? या फिर इनको जगह भी मिली तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के तौर पे ही मिली। ठीक है? इन इतिहास लेखन परंपराओं में महत्वपूर्ण भिन्नता के साथ-साथ कुछ समानताएँ भी हैं। अब जो हमने 3 डिस्कस करा, क्या-क्या डिस्कस किया? प्राच्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। इनके बीच में कुछ समानताएँ भी है, क्या है? तो ब्राह्मणवादी संस्कृत ग्रंथों पे जोर दिया गया, तीनों में ही। पुरातात्विक स्रोतों पे जो है कम जोर दिया गया। तो ये तीनों ही जो है वो तीनों ही इतिहास की धाराओं में कॉमन रहा है। विगत 50 वर्षों में जो है कुछ-कुछ चेंजेज़ आए हैं। क्या चेंजेज़ आया है इतिहास लेखन में? तो पूरा पर्यावरण अध्ययन पे जोर दिया जा रहा है। पूरा पर्यावरण अध्ययन। ये किसके ऊपर जोर देता है? तो ये जोर देता है कि पारिस्थितिकी में क्या परिवर्तन हुए हैं और उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है? एक चीज़ इसके ऊपर जोर देता है। दूसरा, अभिलेखागार में संग्रहित सामग्री का व्यापक प्रयोग हुआ है। तो अभिलेख में जो सामग्री रखी है, उसका बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग हो रहा है, जिनसे संस्थाओं और विचारों के विषय में विशद विवेचना संभव हो सकी है। और क्या परिवर्तन आया है 50 सालों में? तो लिंग भेद संबंधी जो प्रश्न है, वो भारतीय इतिहास में केंद्र बिंदु में आ गया है। नारीवादी जो इतिहास लेखन है, उनकी उपलब्धि क्या रही है? तो उन्होंने लिंग भेद, वर्ग, जाति तथा राजनीतिक शक्ति पर आधारित जो सामाजिक वर्गीकरण है, इनके बीच में संबंध स्थापित किया इन्होंने।
ठीक है? तो लिंग भेद को अलग तरीके से नहीं देखा, उसको जो है वर्ग, जाति, राजनीतिक शक्ति में फिट बैठाया। और क्या नया चीज़ रहा है, तो क्षेत्रीय इतिहास लेखन की परंपरा की नींव रखी गई। जैसे कि मराठा इतिहास लेखन, विजयनगर के इतिहास लेखन, है ना? नॉर्थ ईस्ट का इतिहास लेखन, दक्कन इतिहास लेखन, इन सब चीज़ों के ऊपर जोर पड़ा है। फिर कृषि संबंधों और राजनीतिक शक्ति के वैधानिकीकरण के बीच विशेष ध्यान दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। और भूपेंद्र सिंह यहाँ पे बताती है कि न्यू हिस्टोरीज जो है, नया इतिहास लेखन है, वो कैसा होना चाहिए। है ना? तो इसके बारे में बात करती है, आगे की राह बताती है। तो वो कहती है कि प्राचीन जो दक्षिण एशिया है, उसका जो इतिहास है, दो मुख्य समांतर चलने वाली स्रोतों का दर्पण है। एक जो दर्पण है, वो जोर देता है पाठ्यात्मक स्रोतों पर, दूसरा जोर देता है पुरातात्विक स्रोतों पे। लेकिन वो कहती हैं कि इन दोनों का विश्लेषण अगर हम अलग-अलग करें, तो बिल्कुल अलग-अलग ऐतिहासिक निष्कर्ष देते हैं। इसीलिए इसमें जो है, हमें दोनों को साथ में मिलकर के अध्ययन करने की ज़रूरत है ना? दोनों को साथ में मिलकर अध्ययन करने की ज़रूरत है। केवल हम चयनात्मक रूप से पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करें, ऐसा बिल्कुल भी गलत होगा, या चयनात्मक रूप से केवल साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करें, वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है? तो ये बात उपेंद्र सिंह कहती है। दूसरा, दोनों स्रोतों में अंतर्निहित विषमताओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, ताकि यह संभव हो सके कि पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक, ये बिल्कुल वही बात है। इतिहास की उस प्रचलित परिपाटी को बदलने की आवश्यकता है, जिसके तहत साहित्यिक स्रोतों को बहुधा स्वयं सिद्ध मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। वो कहती हैं भूपेंद्र सिंह कि नॉर्मली जो है साहित्यिक स्रोतों को स्वयं में जो है सिद्ध मान लिया जाता है, उसको सही मान लिया जाता है। तो वो कहती है कि ऐसे परिपाटी जो है वो गलत है। जो साहित्यिक स्रोत है उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है, पुरातत्व जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि पाठ्यत्मक स्रोतों का विश्लेषण ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा समर्थित होना एक अनिवार्य स्रोत है। वही है, प्राचीन भारतीय इतिहासों को उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय विविधताओं एवं समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो एक तो उन्होंने बताया कि पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोत दोनों के ऊपर जोर देने की जरूरत है। दूसरा, वो कह रही हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय विविधताओं एवं समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मतलब क्षेत्रीय विविधताओं का भी इतिहास लिखा जाना चाहिए और समुदाय का भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। उत्तर पूर्वी प्रांतों का जो क्षेत्रीय इतिहास है, वो अछूता रहा है, तो उसका भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। जो सदियों से दबे कुचले समाज हैं, उनका भी इतिहास लिखना होगा, विशेषकर जनजातियाँ, कृषक मजदूर आदि। ठीक है? फिर वृहद सामाजिक इतिहास के दायरे में लिंग भेद, परिवार एवं गृहस्थियों से जुड़े अनुसंधान को और आगे बढ़ाना होगा। ठीक है? परिवार, वर्ग, वर्ण और जाति जैसी संस्थाओं को वृहद आख्यानों की दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। जो पूरा वृहद आख्यान होता है, एक हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं पूरे लंबे दौर में जो घटनाएँ, प्रक्रियाएँ हो रही थी, उसके अंदर परिवार में क्या बदलाव आ रहा है, उसके अंदर वर्ग में क्या बदलाव आ रहा है, वर्ण में क्या बदलाव आ रहा है, जाति में क्या बदलाव आ रहा है, इसकी अध्ययन की ज़रूरत है। ठीक है? फिर जटिल और विविध सांस्कृतिक परंपराओं पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने जो है इसको नेग्लेक्ट किया था, तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बहुत से धार्मिक संप्रदाय के विचार और व्यवहार जो हैं, अपने आप में ऐतिहासिक अनुसंधान के पृथक विषय हैं। इनको केवल किसी एक धर्म के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल सामाजिक और राजनीतिक संरचना के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनका पृथक अध्ययन करने की ज़रूरत है ना? जो भारतीय अतीत के इतिहास में साहित्य कला और स्थापत्य जो हैं, उसको नेग्लेक्ट हुआ है जो, उसका भी पृथक अध्ययन करने की ज़रूरत है। और क्या करने की ज़रूरत है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के इतिहास से भी पूर्ण रूप से पृथक नहीं देखा जा सकता। तो भारतीय जो इतिहास है, वो पूर्वी एशिया से संलग्न रहा है, दक्षिण-पूर्व एशिया से संलग्न रहा है, एक ही पार्ट रहा है, तो उसके साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए, है ना? सांस्कृतिक आदान-प्रदान को देखा जाना चाहिए और इसके लिए हमें जो है पाठ्यात्मक प्रमाण तो उपलब्ध है ही, साथ में हमें अभिलेख, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में वो ये भी कहती हैं कि वर्तमान में जो है वो एक तरीके से असहिष्णुता बढ़ रही है इतिहास लेखन के लिए। उस संदर्भ में हमें जो है एक उदारवादी बौद्धिक वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें तर्क, संवाद और सभ्य बहस के प्रति सम्मान हो सके। तो ये जो है उन्होंने आगे के इतिहास लेखन के बारे में कहा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट मतलब पहला चैप्टर, है ना? पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे लगता है शायद 2 पार्ट में कवर करेंगे इसको। तो ठीक है, पढ़िए और थैंक यू सो मच।